आप भी बहुत अच्छा करते हैं। बाद में सर आपका जो ये फौजी बैच है उससे भी मैं जुड़ गया था सर। हाँ सर, फौजी बेस से जुड़ा था मैं, और पहले से यूट्यूब से तो कनेक्ट रहते हैं ना, शाम को 8 बजे वाले आप। किया मतलब आपने जो फौजी बात चलाई सर, वो फौजी बात से मेरे को मतलब मैं पूरा 100% तैयार हो गया। मैं मतलब पेपर फौजी बैच से जुड़ा था मैं। आप ही से पढ़ा हूँ, मैथ मैंने आप ही से पढ़ा है। फौजी बैच सर आप लोग शुरू करवाए, बस पहला क्लास से ही हम उसी समय ज्वाइन हुए और फुल फोकस बस इसी पे था मेरा। फौजी बैच, जिससे पढ़कर 20,000 से भी ज्यादा बच्चों ने बदली है अपनी किस्मत। एसएससी जीडी 2022 में सबसे ज्यादा सिलेक्शन देने वाले फौजी बैच के साथ एसएससी मेकर की टीम एक बार फिर तैयार है 2023-24 में भी सबसे ज्यादा सिलेक्शन देने के लिए। शानदार टीम और दमदार कंटेंट के दम पर इसी फौजी बैच ने बदली है 20,000 से ज्यादा बच्चों की जिंदगी। तो अब है आपकी बारी। अब आइए एसएससी जीडी 2022 में सबसे ज्यादा सिलेक्शन दिलाने वाला जादुई बैच फौजी बैच मात्र 350 रुपए में। तो बिना देरी किए आज ही ज्वाइन करें एसएससी मेकर का फौजी बैच और करें एसएससी जीडी में अपने सिलेक्शन को पक्का। अधिक जानकारी के लिए आप दिए गए नंबर पर कॉल करें और एसएससी मेकर ऐप डाउनलोड करें। नमस्कार साथियों, कैसे आप सभी। मैं सोनी चौधरी एक बार फिर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएससी मेकर में। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। आइए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। आज का सेशन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज हम डिस्कस करेंगे आपका शाम 6 बजे वाली क्लास में एसएससी जीडी व बिहार एसएससी के एग्जाम्स के रिलेटेड क्वेश्चंस। ठीक है, तो सभी बच्चे ध्यान से क्वेश्चंस को यहाँ पर समझना है। क्वेश्चंस कहाँ से आते हैं वो देखिएगा, क्योंकि आपका जो एग्ज़ाम है एसएससी जीडी का, इसका एग्ज़ाम डेट डिक्लेयर कर दिया गया है। एग्ज़ाम फॉर्म इसके कब आएंगे वो डिक्लेयर कर दिया गया। तो आप अभी से इसमें जुट जाइएगा। बहुत बेहतर तरीके से हम यहाँ पर चीज़ों को डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं आज का सेशन की, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए होने वाला है भाई। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों में संवैधानिक तंत्र के असफल होने की स्थिति में राष्ट्रपति शासन का प्रावधान करता है? अनुच्छेद 356 है, अनुच्छेद 365 है, अनुच्छेद 359 है या फिर अनुच्छेद 360 है? ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट हो जाएगा ये हो जाएगा आपका आर्टिकल 365 356। आर्टिकल 356 क्या कहता है? आर्टिकल 356 कहता है कि जहां पर या जिस राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाए, जिस राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाए या वहाँ की सरकारें काम करना संविधान के अनुसार, संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार काम ना कर पाए, वहाँ पर जो संबंधित राज्यपाल हैं वो क्या करेंगे? वो राष्ट्रपति को एक पत्र लिखेंगे कि इस राज्य की जो सरकार है ये संविधान के अनुसार कार्य करने में असफल हो चुकी है। आप यहाँ पर जो प्रेसिडेंट लॉ है उसको इम्पोज कीजिए, राष्ट्रपति शासन को इम्पोज कीजिए। ये वहां पर घोषित किया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए का क्या हो जाएगा? यहाँ पर 1 यानी कि ए सही हो जाएगा। वहीं पर आर्टिकल 360 की हम बात करें तो ये वित्तीय आपात हो जाता है। क्या हो जाता है? ये वित्तीय आपात हो जाता है। वहीं पर आर्टिकल 352 जो है ये नेशनल इमरजेंसी है। ये नेशनल इमरजेंसी है जो भारत में 3 बार अभी तक इम्पोज की गई है। वहीं पर आर्टिकल 359 है, यहाँ पर दिया गया है राष्ट्रपति मौलिक अधिकारों का निलंबन कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? जो हमारे राष्ट्रपति हैं ये मौलिक अधिकारों का निलंबन कर सकते हैं। मौलिक जो अधिकार हमें दिए गए हैं उनका विशेष परिस्थिति में निलंबन रोक सकते हैं व निलंबन कर सकते हैं। इस बात का प्रावधान यहाँ पर दिया गया। आर्टिकल 65 जो है संघ द्वारा दिए गए मामलों में राज्य द्वारा विफल होने पर, जैसे मान के चलें जो केंद्र सरकार है या संघ सरकार है, संघ सरकार ने राज्यों को कोई कार्य दिया और राज्य इसको कार्य को करने में असफल हो जाता है, कार्य को करने में क्या हो जाता है? असफल हो जाता है। तो यहाँ पर है ना, यहाँ पर आर्टिकल 365 के तहत हमारे जो राष्ट्रपति हैं वो राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं, राष्ट्रपति शासन को इम्पोज कर सकते हैं। ये भी आपको वहाँ पर याद रखना होगा कि आर्टिकल 365 किससे संबंधित है। आर्टिकल 365 जो है
ये किससे संबंधित है, ये आप ध्यान रखिएगा। चलिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए कि भारत में जेनेटिक रूप से परिवर्तित किस फसल को व्यावसायिक उत्पादन के लिए अनुशासित किया गया है? धान है, सरसों है, बीटी कॉटन है, या फिर गेहूं है? विच जेनेटिकल मॉडिफाइड क्रॉप्स इज रिकमेंडेड फॉर द कमर्शियल प्रोडक्शन इज इंडिया हैज बीन डन? तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। ये बीटी कॉटन आंसर सही होगा। क्या होगा? बीटी कॉटन आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। चलिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है एक बार देखेंगे कि नोबेल प्राइज किस देश के द्वारा दिए जाते हैं। आप सभी जानते हैं कि जो नोबेल प्राइज हैं, है ना, जो नोबेल प्राइज हैं या नोबेल पुरस्कार हैं, ये किस देश के द्वारा दिए जाते हैं? स्वीडन के द्वारा। आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी सही हो जाएगा। स्वीडन सरकार ने इसको 1901 से देना प्रारंभ किया था, क्योंकि आपको ध्यान होगा जो अल्फ्रेड नोबेल थे, अल्फ्रेड नोबेल की जो प्रॉपर्टी थी, संपत्ति थी, उनकी जो विल थी, उससे ये पुरस्कार दिए जाते हैं, प्रतिवर्ष दिए जाते हैं, जो समाज के लिए अच्छा कार्य करता है। 6 क्षेत्रों में ये पुरस्कार दिए जाते हैं, इनमें से एक याद रखेंगे, जो शांति का नोबेल है ना, जो नोबेल पुरस्कार शांति के क्षेत्र में दिया जाता है वो केवल नॉर्वे में दिया जाएगा। कहाँ पर? नॉर्वे में एक जगह पड़ती है ओस्लो जिसको कहा जाता है, वहां पर दिया जाएगा। बाकी अगर हम बात करें यहाँ पर, है ना, बाकी अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, जो बाकी 5 हैं, चाहे फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, चिकित्सा है ना, चाहे आपका साहित्य है या फिर आपका इकोनॉमी है, ये सभी कहाँ पर दिए जाएंगे? स्वीडन में दिए जाएंगे। और ये कब प्रदान किए जाते हैं? 10 दिसंबर में प्रदान किए जाते हैं। 10 दिसंबर में ही क्यों? क्योंकि 10 दिसंबर 1896 में अल्फ्रेड नोबेल की मृत्यु हो गई थी, है ना, अल्फ्रेड नोबेल की मृत्यु हो गई थी, इस कारण से ये 10 दिसंबर में दिए जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर बी सही हो जाएगा। बातें यहां तक क्लियर हुई? चलिएगा भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय एक्ट 1915, बनारस विश्वविद्यालय की स्थापना का मार्ग प्रशस्त हुआ, इसके संस्थापक कौन थे? पंडित मोतीलाल नेहरू थे, रविंद्रनाथ टैगोर थे, मदन मोहन मालवीय या फिर श्यामाचरण डे? कौन थे भाई? ध्यान रखिएगा, इसका जो स्थापना की गई 1915 में पंडित मदन मोहन मालवीय जी के द्वारा की गई। एक बिहार एसएससी में एग्जाम में क्वेश्चंस आया था कि जो पटना विश्वविद्यालय है, इसकी स्थापना कब हुई थी? ये बिहार के एसएससी एग्जाम 2015 में पूछा गया था। और ये वाला क्वेश्चन तो भाई मैक्सिमम बार पूछा जा चुका है, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, हजारों बार ये विभिन्न एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। तो आंसर करेंगे पंडित मदन मोहन मालवीय जी। आंसर 4 का सी सही हो जाएगा, क्वेश्चन 4 का सी सही हो जाएगा। यहाँ पर आपको मैच द फॉलोइंग करना है। यहाँ पर आपको एक सेक्शन दिया गया है जहाँ पर कुछ नेशनल पार्क हैं, दूसरी साइड आपको यहाँ पर दिया गया है कि वो किस राज्य से रिलेटेड हैं, ठीक है ना। तो बांदीपुर नेशनल पार्क ये किससे रिलेटेड है? वहीं पर बुक्सा टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश, माउंट आबू वाइल्ड लाइफ आश्रयणी कहाँ पर है, पेंच कहाँ पर है? तो ये सभी जानकारी आपको होनी चाहिए। बांदीपुर जो है भाई ये कर्नाटक आप जाइएगा, वहीं पर बुक्सा के लिए आपको पश्चिम बंगाल जाना पड़ेगा, वहीं पर माउंट आबू के लिए आपको राजस्थान जाना होगा, और आपका जो पेंच नेशनल पार्क है इसके लिए आपको मध्य प्रदेश जाना होगा। तो यहाँ पर आप ए का 4 पर टिक करेंगे, बी का यहाँ पर आप क्या टिक करेंगे? बी का 3 टिक करेंगे, इसको सही से लिखिएगा 3। सी का आप क्या टिक करेंगे? सी का आप ए टिक करेंगे, वहीं पर डी का आप क्या टिक करेंगे? 2, यानी कि 4 3 1 2 सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 4 3 1 2, ऑप्शन नंबर ए ही सही होगा, और यही आप देख रहे होंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या होगा? ए सही हो जाएगा, ठीक है। इनका मैच द फॉलोइंग, ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में काफी बार एग्जाम्स में पूछे गए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का राष्ट्रीय जलीय प्राणी है? खारे पानी का मगरमच्छ है, ओलिव रिडले टर्टल, या ना गंगा की डॉल्फिन, या फिर घड़ियाल? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नेशनल एक्वेटिक एनिमल ऑफ इंडिया? तो ध्यान रखिएगा, ये भारत की जो गंगा की डॉल्फिन है ये क्या है? भारत का जलीय प्राणी है। भारत का जो राष्ट्रीय पशु है ये क्या है भाई? ये चीता है ना, ये चीता है।
वहीं पर अगर मैं पुष्प की बात करता हूं तो कमल पर टिक कर देंगे, ठीक है ना। अगर मैं वहीं पर स्तंभ की बात करूं तो कौन सा है, अशोक स्तंभ है, ध्यान रखिए ना। चिन्ह की अगर बात की जाए, है ना, चिन्ह की अगर हम बात करते हैं, आपसे पूछ लिया जाए कि भाई भारत का जो चिन्ह है क्या है, तो ये अशोक स्तंभ हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी सही होगा, सी सही होगा, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है, फिर मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन है। क्या दिया गया है कि खाद्य उत्पादन में वृद्धि ये किस क्रांति से संबंधित है, दुग्ध उत्पादन में जो ये किससे संबंधित है, मत्स्य जिसको फिशरी हम कहते हैं, उर्वरा यानी कि फर्टिलाइजर्स। तो यहाँ पर आपको मैच द फॉलोइंग करना होगा। देखिएगा एक बार इसको, जो खाद्य उत्पादन से वृद्धि है ये आपका हरित क्रांति से संबंधित है। हरित क्रांति के जनक कौन माने जाते हैं, MS स्वामीनाथन। 1967 से 66 और 67 में भारत में ग्रीन रेवोल्यूशंस हुआ था। भारत के 3 राज्य इससे प्रभावित थे, पंजाब, पश्चिम उत्तर प्रदेश और हरियाणा। और यहाँ पर गेहूं व चावल को बढ़ावा दिया गया खाद्य फसल के रूप में। यहाँ पर जो फर्टिलाइजर्स थे उनको बढ़ावा दिया गया, सिंचाई की जो व्यवस्था थी इसको बढ़ावा दिया गया, ठीक है। तो ये किससे संबंधित हो गया, ये हरित क्रांति से। दुग्ध उत्पादन जो है ये श्वेत क्रांति से संबंधित है। मत्स्य जो है ये नीली क्रांति से। उर्वरा जो है ये आपकी भूरी क्रांति है, जिसको हम क्या कहते हैं, ब्राउन रेवोल्यूशंस कहते हैं। तो ए का हो जाएगा 1, बी का हो जाएगा 3, है ना, इसको 3 करेंगे। सी का हो जाएगा आपका 2, डी का आपका हो जाएगा 4, यानी कि 1 3 2 4, क्या हो जाएगा 1 3 2 4। ऑप्शन नंबर अगेन ए सही होगा। क्या सही हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 7 का फिर से ए आपका सही हो जाएगा, यानी कि 1 3 2 4, 1 3 2 4। चलिएगा भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरा सूचकांक जिसको हम ग्रीन इंडेक्स कहते हैं विकसित किया गया संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा, विश्व बैंक के द्वारा, योजना आयोग के द्वारा। ग्रीन इंडेक्स जो है ये किसके द्वारा विकसित किया गया, तो ग्रीन इंडेक्स जो विकसित किया गया ये किया गया है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा, UNEP के द्वारा। UNEP के द्वारा इसको विकसित किया गया है, जिसका मुख्यालय नैरोबी कीनिया में है। कहाँ पर है, नैरोबी कीनिया में है, ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शंस क्या हो जाएगा, ऑप्शंस नंबर यहाँ पर ए सही हो जाएगा भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस वाद में भारतीय संविधान के मूल ढांचे की अवधारणा को प्रतिपादित या इसकी जगह पर आप कह सकते हैं विकसित किया गया है, विकसित की गई थी, ये भी आप कह सकते हैं, जिसको बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ थ्योरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ थ्योरी कहा जाता है। तो भाई सीधा सीधा इस क्वेश्चन को आप ऐसे समझिएगा, ये बात है 1973 की, थोड़ा सा इसको समझने का प्रयास करेंगे। 1973 में एक वाद हुआ था, अगर आपके याद हो, जिसको हम केशवानंद भारतीवाद कहते हैं। क्या कहते हैं, केशवानंद भारतीवाद इसको कहा जाता है। और इसी वाद के दौरान आपको ध्यान रखना है, जो हमारे सुप्रीम कोर्ट की बेंच थी इसने एक डिसीजन दिया, और इस डिसीजन में इन्होंने कहा कि जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना है इसमें आप क्या कर सकते हैं, परिवर्तन कर सकते हैं, लेकिन परिवर्तन जो है ये मूल ढांचे को उल्लंघन के बिना, मूल ढांचे को परिवर्तित किए बिना, मूल ढांचे को परिवर्तित किए बिना। अब ये मूल ढांचा जो शब्द है पहली बार यहाँ पर सामने निकल कर आया। बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ थ्योरी जिसको कहा जाता है, या मूल ढांचा सिद्धांत हम जिसको कहते हैं, मूल ढांचा सिद्धांत जिसको हम कहते हैं, ये कॉन्सेप्ट सबसे पहले यहाँ पर सामने निकल कर आया है, ध्यान रखिएगा। अब ये क्या कहना चाहता है, ये कहना चाहता है कि जो हमारी प्रस्तावना है इसके मूल पर कोई उल्लंघन नहीं होना चाहिए, कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। जो इसमें बातें मेंशन की गई हैं, परिभाषित की गई हैं, वो अपने आप में एक अपना स्थान रखती है ना। वो हमारे जो संविधान निर्माता हैं उनके विचारों को प्रस्तुत करती है, दर्शाती है, हमारी जनता के प्रति एक तरीका से वो समर्पित हैं, ठीक है। तो इसमें किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं होगा, ये यहाँ पर वर्डिक्ट दिया गया, ये वाद दिया गया, ठीक है ना, 1973 में। अब बात आती है कि परिवर्तन तो आपने कह दिया, कर लीजिएगा, लेकिन इसको परिभाषित कैसे किया जाए,
हम कैसे माने कि हम जो परिवर्तन कर रहे हैं वो इसको प्रभावित करता है या नहीं करता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, हम बैठे हुए हैं, हम इसका वो करेंगे कि ये मूल संविधान का भाग है या नहीं है, ये प्रस्तावना को उल्लंघित करता है या नहीं करता है, तो इसकी परिभाषित करने की जिम्मेदारी हमारी है। इसको परिभाषित कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट इसको परिभाषित करेगा। भाई आपको दिमाग नहीं लगाना इसमें, आपको बस इतना याद रखना है कि मूल संविधान के सिद्धांत को क्या कर दिया गया, प्रतिपादित कर दिया गया 1973। ये आपका जो है ये है आपका केशवानंद भारती विवाद। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर आपको डी सही करना होगा, क्योंकि इसमें दिया नहीं है। इंदिरा साहनी दिया है, SR बोम्बिया वाद इसमें दिया है, या फिर रुदल साहब वाद इसमें दिया, जो कि इससे रिलेटेड नहीं है। ठीक है, चलिएगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? जो हमारी संविधान सभा थी, इसके संवैधानिक सलाहकार के रूप में आप वेनेगल नरसिम्हन राव को जानते हैं, जिनको हम BN राव भी कहते हैं। क्या कहते हैं? BN राव भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 का डी सही हो जाएगा भाई। वहीं पर याद रखना, जो संविधान सभा है इसका गठन कब हुआ था? 1946 में इसका गठन किया गया था। इसके जो सदस्यों का चुनाव हुआ था, ये अप्रत्यक्ष तौर पर इसका चुनाव हुआ था। इसकी जो पहली मीटिंग हुई ये 9 दिसंबर में हुई थी, 9 दिसंबर 1946 में। सेकंड जो मीटिंग हुई इसकी 11 दिसंबर 1946 में सेकंड मीटिंग हुई थी। ध्यान रखिएगा, इसके जो स्थायी सदस्य बने थे ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को बनाया गया था। किसे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था भाई। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बार देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सी एक समिति ने नागरिकों के मूल कर्तव्यों को 1976 में प्रस्तुत किया था? ये 1976 है, थोड़ा आगे पीछे लिखा गया, इसको सही कर लेना। कि अनुशंसा की थी कोठारी आयोग है, स्वर्ण सिंह समिति है, अशोक मेहता समिति है, या फिर बलवंत राय मेहता समिति होगा। तो ध्यान रखेंगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका 11 का क्या हो जाएगा सही? ये हो जाएगा स्वर्ण सिंह समिति। 42वें संविधान संशोधन के आधार पर 1976 में हमारे मूल कर्तव्यों को शामिल कर लिया गया, ये स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। किसकी? स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर इस समिति ने मूल कर्तव्यों को भारतीय संविधान में शामिल करने के लिए अनुशंसा की, या कह सकते हैं एक तरीका से प्रयास किया। तो ये जो हमारे मूल अधिकार नहीं मूल कर्तव्य हैं, इसको रशिया से हमने ग्रहण किया। जब इनको शामिल किया गया, इनकी संख्या 10 हुआ करती थी, 10 संख्या है, लेकिन 11वां जो जोड़ा गया, ये 11वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2002 में जोड़ा गया, जिसमें 6 से 14 साल तक के जो बच्चे हैं इनको निशुल्क शिक्षा का प्रावधान वहां पर दिया गया था। और ये वाद योग्य नहीं है, ये वाद योग्य नहीं है, ये आप विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना पद त्याग कर सकता है पत्र लिखकर। किसको पत्र लिखेगा? मुख्य न्यायाधीश को, राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, या फिर विधि मंत्री को? किसको ये पत्र लिखकर इस बात को मेंशन करेगा कि हम अपने पद से इस्तीफा देना चाह रहे हैं? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12, ए सुप्रीम कोर्ट जज कैन रिजाइन हिज पोस्टेड रिटन बाय, या रिटन अ लेटर। तो ये किसको देते हैं? ये राष्ट्रपति को संबोधित करते हैं, क्योंकि इनकी जो नियुक्ति है, इनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति ही करते हैं। हालांकि वो कोलेजियम व्यवस्था है ना। एक कोलेजियम व्यवस्था के बारे में आपने सुना होगा, कोलेजियम व्यवस्था के बारे में आपने जरूर सुना होगा भाई। कोलेजियम व्यवस्था में जो सिफारिश आती है राष्ट्रपति के पास, उसको राष्ट्रपति जी मुख्य न्यायाधीश या न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। क्या होगा? क्वेश्चन नंबर बी यहाँ पर आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक बार देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निर्वाचन आयुक्त का पद से हटाया जा सकता है। ध्यान रखना, जो हमारा निर्वाचन आयोग है ये 3 सदस्यीय संस्था है। निर्वाचन आयोग जो है, इलेक्शन कमीशन जिसको हम कहते हैं, इसमें 3 सदस्य होते हैं। अब ये 3 सदस्य कैसे कैसे होते हैं एक बार समझिएगा, थोड़ा कहानी में ट्विस्ट आपको आएगा। एक होते हैं इनमें जिनको हम कहते हैं मुख्य चुनाव आयुक्त, है ना, इनको हम कहते हैं मुख्य चुनाव आयुक्त।
और एक होते हैं इनमें चुनाव आयुक्त, चुनाव आयुक्त, और दूसरे को भी हम चुनाव आयुक्त ही कहते हैं, दूसरे को भी हम चुनाव आयुक्त ही कहते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। इनमें से अगर किसी को भी पद से हटाना है, चुनाव आयुक्त में से जो नीचे वाले दो आपको दिखाई दे रहे हैं, अगर इनमें से किसी को भी पद से हटाना होगा, इनको पद से अगर हटाना होगा तो इनकी जो सिफारिश है ये मुख्य चुनाव आयुक्त करता है। किससे? राष्ट्रपति से। मुख्य चुनाव आयुक्त जो होंगे वो सिफारिश करेंगे कि भाई साहब यानी कि राष्ट्रपति जी आप इस व्यक्ति को इस पद से हटा दीजिएगा, है ना। सिफारिश करते हैं, क्या करते हैं? सिफारिश करते हैं। तो ऑप्शन सिफारिश वाला अगर ना मिले तब क्या करें? अगर ऑप्शन सिफारिश वाला ना मिले तब क्या करें? तो आपको पद से हटाने की जो जिम्मेदारी है ये हमारे राष्ट्रपति जी की है। राष्ट्रपति जी पद ढूंढिएगा, अगर ना मिले तो ये जरूर होगा, इसको टिक कर देना है, आपका काम बन जाएगा, है ना। दोनों कंडीशंस मैंने बताई, दो कंडीशन ढूंढनी है, या तो राष्ट्रपति ढूंढिएगा या ढूंढिएगा कि मुख्य चुनाव आयुक्त के द्वारा या सिफारिश के आधार पर। किसके आधार पर? सिफारिश के आधार पर। कौन करेगा भाई? ये करेंगे हमारे राष्ट्रपति जी। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर अगेन डी सही हो जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइगर वुड जो है ये शब्द है, ये एक वर्ड है, शब्द है, जिसको हम क्या कहते हैं, जिस खेल से संबंधित है? ये गोल्फ से, ये हॉकी से, या पोलो से, बैडमिंटन से। टाइगर वुड इज ए रिलेटेड टू विच स्पोर्ट? तो ये गोल्फ से संबंधित है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए सही होने वाला है भाई। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? यहाँ पर ए सही हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ध्वनि तरंगे नहीं चल सकती। जो ध्वनि तरंगे हैं ये किससे नहीं चलेगी? ठोस माध्यम से, द्रव माध्यम से, गैसीय माध्यम से, या फिर निर्वात में। तो जो साउंड वेव्स होती हैं, जो साउंड वेव होती हैं ये निर्वात में नहीं चलेगी। सबसे तेज ये चलती हैं ठोस में, उससे कम ये चलेंगी द्रव में, और सबसे कम ये चलेंगी किसमें? सबसे कम ये चलेंगी गैसीय प्रभाव में। जबकि अगर मैं यहीं पर बात करता हूँ प्रकाश तरंगों का, जो चुंबकीय तरंगे होती हैं, प्रकाश तरंगे ये सबसे ज़्यादा तेजी से निर्वात में, वैक्यूम में चलती हैं, है ना। वैक्यूम या निर्वात में चलती हैं भाई। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान रखना एसएससी जीडी 2023-24 के लिए आपका जो फौजी बैच है ये आपके लिए लॉन्च कर दिया गया। इसमें लाइव आपको क्लासेस मिलेगी, क्लास नोट्स मिलेंगे, डाउट सेशंस मिलेगा, है ना। बिल्कुल बेसिक से चीज़ें आपको यहाँ पर मैथ्स, आपका रीजनिंग, आपका हिंदी, आपका इंग्लिश, जीके, जीएस, करंट अफेयर्स सभी कराया जाएगा। करंट अफेयर्स की क्लास सुबह 6 बजे अर्ली मॉर्निंग चलती है, तो सभी बच्चे वहां पर पधारें, आपका स्वागत है। चलिएगा भाई सूची 1 का सूची 2 से मिलान करें। कैसे करोगे? आइएगा, ये थोड़ा सा भाई क्वेश्चंस मेरे को लग रहा है कि गलत टाइपिंग है। हाँ इसको एक बार छोड़ेंगे, अभी इसको छोड़ना है, ये मैं पहले भी देखा था ये क्वेश्चंस, आप इसको अभी फिलहाल के लिए छोड़िएगा। एक कार्बन क्रेडिट समतुल्य है, ये किसके समतुल्य होगा? ये 10 किलोग्राम कार्बन के, या फिर 100 किलोग्राम कार्बन के, 1000 किलोग्राम कार्बन के, या फिर 10 किलोग्राम कार्बन के? किसके समतुल्य होता है एक कार्बन क्रेडिट? तो ध्यान रखिएगा क्वेश्चन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। किसके? ये 1000 केजी यानी कि 1000 किलोग्राम कार्बन के समतुल्य होता है। 1000 किलो कार्बन के समतुल्य ये होता है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सोलर सेल में उपयोग में किया जाएगा? जो सोलर सेल होती है ना, आपने देखा होगा, है ना, जो छतों पर आप देखते हो, या ट्यूबवेल पे आप देखते हो, या दुकानों पे आप देखते हो, ये सोलर सेल जो होती है इनमें सिलिकॉन लगा होता है। क्या लगा होता है? इनमें सिलिकॉन लगा होता है। तो ऑप्शन यहाँ पर ए सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, इलेक्ट्रिकल बल्ब में फिलामेंट बना होता है। जो फिलामेंट है ये कब बना ये बना होता है, किस चीज का बना होता है? टंगस्टन का, नाइक्रोम का, शीशे का, या फिर एल्यूमिनियम का? किसका ये बना होगा जो आपका फिलामेंट है? फिलामेंट इज इलेक्ट्रिकल बल्ब इज मेड ऑफ, तो ये टंगस्टन का बना होता है भाई। किसका? ये टंगस्टन का बना होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पर? ए सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है,
मिनी माता व्याधि का मुख्य कारण है। मिनी माता रोग के बारे में हम बात कर रहे हैं, किसके? मिनी माता। मिनी माता रोग के बारे में हम चर्चा यहां पर कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा। तो यहां पर ये आर्सेनिक विषाक्तता के कारण होता है, शीशे की विषाक्तता के कारण होता है, पारद की विषाक्तता के कारण होता है, या फिर कैडियम विषाक्तता के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर यहां पर हो जाएगा 20 का क्या होगा? ए सही होगा, बी सही होगा, या फिर सी सही होगा, यानी कि पारा की विषाक्तता के कारण, है ना। पारा यानी कि मरकरी जिसको कहा जाता है, मरकरी जिसको हम कहते हैं, इसके कारण से होता है भाई, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति अक्षम अथवा उनकी मृत्यु कार्यकाल में हो जाती है ना, उनकी अगर मृत्यु है वो कार्यकाल में हो जाती है, तो कार्यकारी राष्ट्रपति कौन होगा? कार्यकारी राष्ट्रपति जो होगा ये कौन होगा? प्रधानमंत्री होगा, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होंगे, कानून मंत्री होंगे, या फिर गृह मंत्री होंगे। इफ द प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट बिकम द incapacitated in die of office who will be the acting president। यानी कि अगर हमारे दो संवैधानिक पद के जिम्मेदार व्यक्ति हैं, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, अगर ये अपने पद पर आसीन नहीं है या इनके पद पर रहते इनकी किसी कारण आकस्मिक मृत्यु हो जाती है, तब ये पद कौन संभालेगा? यानी कि कौन सा? राष्ट्रपति का। तो ये हमारे जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं, कौन होते हैं? मुख्य न्यायाधीश होते हैं, ये इस पद को संभालेंगे। अगर ये नहीं है तो वरिष्ठ न्यायाधीश जो होंगे, वरिष्ठ न्यायाधीश जो होंगे वो इस पद को संभालेंगे भाई, दोनों को याद रखना है। वरिष्ठ न्यायाधीश फिर इस पद को संभालते हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पर? ए सही हो जाएगा, सॉरी बी, ऑप्शन नंबर बी। भारत में प्रथम न्यूक्लियर विस्फोट 1974 में कहां पर किया गया था? क्वेश्चन आपको यहाँ पर जेन्युइन है, ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है। जो हमने पहला न्यूक्लियर या परमाणु बम विस्फोट किया या परीक्षण किया, ये कहाँ पर किया? तो ये 1974 में हमने पोखरण में किया था भाई। कहाँ पर किया था? पोखरण में किया था। पोखरण कहाँ पर है? ये आरजे यानी कि राजस्थान में है, और जिसको हम क्या कहते हैं? स्माइलिंग बुद्धा कहते हैं। स्माइलिंग बुद्धा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बुद्धा कहा जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? और इसका एक्चुअल में डेट था 21 मई, 21 मई में किया था। सेकंड की अगर हम बात करें, जो हमने सेकंड टेस्ट किया, ये कब किया? ये हमने 2 मई 1998 में किया था, जब बीजेपी की सरकार हुआ करती थी, है ना। ये कब किया था? ये भी 1998 में हमने सेकंड टेस्ट किया था। तो दोनों टेस्ट आपसे पूछे जाएंगे। इसको हम स्माइलिंग बुद्धा कहेंगे। क्या कहेंगे? स्माइलिंग बुद्धा इसको कहा जाएगा। अम्ल वर्षा किनके द्वारा होने वाला पर्यावरण प्रदूषण के कारण होती है ना। इनमें से कौन सा वो तत्व है जिसके कारण से ऐसा होता है भाई? कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, ओजोन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रिक ऑक्साइड है, और सल्फर डाइऑक्साइड है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 3 का 23 का सॉरी, है ना। चलिएगा, तो ये किसके कारण से? ये नाइट्रिक ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड के कारण ऐसा होता है भाई, है ना। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए कि निम्नलिखित में से किसे जैविक खाद के रूप में प्रयुक्त किया जाता है? नीम है, एजोला है, यूरिया है, या फिर पोटेशियम है? ध्यान रखिएगा, इनमें से जो आपका एजोला है इसको जैविक खाद के रूप में प्रयोग करते हैं। किसके? जैविक खाद, है ना, जो हरी खाद होती है, जो कंपोस्ट खाद होती है, यानी कि पशुओं के द्वारा बनाई जाती है, जो हरी फसलों के द्वारा बनाई जाती है, ऐसी खाद को हम जैविक खाद कहते हैं। तो ये अजोला जो है इससे बनती है। अजोला सही आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 24 का भाई। चलिएगा, नेक्स्ट है घन पाउडर मिश्रण है किसका? क्वेश्चन नंबर 25, ये पोटेशियम सोडियम नाइट्रेट का, पोटेशियम मैग्नीशियम सल्फेट का, चारकोल सल्फर और पोटेशियम नाइट्रेट का, पोटेशियम यम है भाई, ये यम सल्फेट और चारकोल का। तो ये जो घन पाउडर है किसका मिश्रण है? ये चारकोल सल्फर और पोटेशियम का मिश्रण होगा। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए कि विश्व छात्र दिवस, ये इसमें डेट दिया गया है भाई, है ना। तो आप सभी जानते हैं कि विश्व छात्र दिवस हम 15 अक्टूबर में मनाते हैं, लेकिन एक हम राष्ट्रीय छात्र दिवस भी मनाते हैं। कौन सा? राष्ट्रीय
छात्र दिवस भी मनाया जाता है। क्या आप बता सकते हैं इसको कब मनाया जाता है? क्या आप बता सकते हैं इसको कब मनाया जाता है? एक बार कमेंट करेंगे सभी बच्चे। नेक्स्ट है 8वां जो ब्रिक्स सम्मेलन हुआ ये कहाँ पर हुआ है ना, इसको देखेंगे। 8वां ब्रिक्स अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर हुआ? वेयर वाज द 8th ब्रिक्स इंटरनेशनल कॉम्पिटिशंस कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज? न्यू दिल्ली, बेंगलुरु, कलकत्ता या फिर चेन्नई? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए सही हो जाएगा। अगर हम ब्रिक्स की बात करते हैं दोस्तों तो ध्यान रखिएगा, ब्रिक्स में कितने कंट्री हैं? 5 देश हैं, 5 देश हैं। 2010 से पहले इसमें 4 देश हुआ करते थे। कितने? 4 देश इसमें हुआ करते थे, ध्यान रखिएगा। इसमें कितने? 4 देश हुआ करते थे सर, 2 मिनट बस है, ठीक है। चलिएगा, इसमें ब्राजील हो जाएगा आपका, रशिया हो जाएगा, इंडिया हो जाएगा, चाइना हो जाएगा और साउथ अफ्रीका हो जाएगा। 2010 में इसमें किसको शामिल किया गया? साउथ अफ्रीका को शामिल किया गया। 2006 में इसको स्थापित किया गया था। इसकी जो पहली समिट थी वो कब हुई? 2009 में इसकी पहली समिट हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा लोक लड़की योजना को मंजूरी प्रदान की है? यानी कि यहाँ पर जो लड़कियां हैं इनका जब जन्म होता है, जन्म से लेकर इनके विवाह तक का इनको थोड़ा सा कंपनसेशन दिया जाएगा, या कह सकते हैं एक तरीका से अनुदान दिया जाएगा, जो कि यहाँ की राज्य सरकार देगी। ये महाराष्ट्र की राज्य सरकार देगी। किसकी? महाराष्ट्र की सरकार यहाँ पर देने वाली है। 3 से 5 नवंबर वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 का आयोजन कहां पर होगा? तो ये होगा न्यू दिल्ली में। कहां पर? न्यू दिल्ली में इसका आयोजन किया जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में राष्ट्रीय खेल 2023 का 37वां संस्करण 26 से अक्टूबर से 9 नवंबर के बीच कहां पर होगा? ये गुजरात, गोवा, उत्तराखंड, महाराष्ट्र में। तो ध्यान रखेंगे इसका जो आयोजन होगा गोवा में होगा। ये 37वें हैं। 36वें की अगर हम बात करते हैं 36, तो ये कहां पर हुआ था? ये गुजरात में हुआ था। वहीं पर मैं 38वें की बात करूं, 38वां कहां पर होगा? ये यूके में होगा, यानी कि उत्तराखंड में होगा। कहां पर? उत्तराखंड में ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे ये क्वेश्चन ही खत्म हो चुके हैं। तो ये था आज का आपका सेशन। आपको कैसा लगा जरूर बताएं। कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता उसको कमेंट बॉक्स में आप लिखना है सभी बच्चों को। और ध्यान रखेंगे एसएससी जीडी 2023-24 के लिए आपका फौजी बैच है, ये बिल्कुल तैयार है, रेडी है। 1 नवंबर से ये ओपन कर दिया गया। और जो बच्चे हमारे फौजी बैच से जुड़े हैं आप घबराएं नहीं, आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ये दिया जाएगा, आप परेशान ना होइएगा। बाकी जो न्यू स्टूडेंट हैं उनके लिए ऑफर है 3 नवंबर तक मात्र 350 में आपको मिल जाएगा। लाइव क्लास होगी, क्लास नोट्स होंगे, डाउट सेशन होगा, संपूर्ण क्लास बिल्कुल बेसिक से आपको कराई जाएगी। ध्यान रखेंगे बिहार एसएससी के लिए आपका स्पेशल बैच है, यूपी पुलिस के लिए आपका सिपाही बैच है, दिल्ली पुलिस के लिए आपका राजधानी बैच है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है मैथ्स और रीजनिंग के लिए आपका रात 8 बजे यहाँ पर क्लासेस चलती हैं, बिल्कुल बेसिक से क्लासेस होती हैं, यूट्यूब पर ये क्लासेस वहाँ पर होती हैं भाई। चलिए यहाँ पर आपको कुछ एप्लीकेशंस दिए गए हैं, ठीक है ना। यहाँ पर एप्लीकेशन का लिंक दिया गया, आपको पीडीएफ मिलेगी, क्लास नोट्स मिलेंगे, डाउट सेशंस आपको मिलेगा, ठीक है ना। आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए, फेसबुक पे फॉलो कीजिए, आपका टेलीग्राम चैनल है भाई, ये क्या है आपका टेलीग्राम चैनल है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर आपका ट्विटर चैनल है, ये आपको ध्यान रखना है। ये आपका यूट्यूब चैनल है, ये आपको ध्यान रखना है, जो आपको सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन का बटन दबाना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।